नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दूरियां सिमट गई हैं। दुनिया एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गई है। दुनिया के अगर एक हिस्से में कुछ घटित होता है तो उसकी गूंज दूसरी ओर भी सुनाई पड़ती है। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम से हम खुद को अलग नहीं रख सकते। लिहाजा अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की दुनिया भर की वो सभी बड़ी अहम खबरें जिनका है आपसे सरोकार। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, साथ ही खबरें फिल्म, संगीत, कला और संस्कृति जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। यरूशलेम के एक पवित्र स्थल को लेकर इजराइल और जॉर्डन के बीच समझौता। मस्जिदुल अक्सा की होगी 24 घंटे वीडियो निगरानी। फलस्तीन और इजराइल के बीच फिलहाल तनाव बरकरार। गृह युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार देश से बाहर निकले सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद। मॉस्को में हुआ जोरदार स्वागत। रूस में बशर अल असद के स्वागत से पश्चिमी देशों की भौहें तनी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो बने नए प्रधानमंत्री। जनता ने रियल चेंज के नारे पर लगाई मोहर। चौथी बार प्रधानमंत्री बनने से चूके स्टीफन हार्पर। मैक्सिको तट से टकराया तूफान पैट्रिशिया। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक यमनी बच्चे का वीडियो हुआ वायरल। हौथी विद्रोहियों और सऊदी अरब के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ा। सबसे पहले खबरें एशियाई देशों से। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का कहना है कि यरूशलेम में पवित्र स्थल के मुद्दे पर तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने के लिए इजराइल और जॉर्डन के बीच सहमति बन गई है। इसमें पवित्र स्थल मस्जिदुल अक्सा की 24 घंटे वीडियो निगरानी जैसे कई कारगर उपाय शामिल किए गए हैं। इसमें पवित्र स्थल के संरक्षण में जॉर्डन की ऐतिहासिक भूमिका पर इजरायली समझौते को भी दोहराया गया है। यरूशलेम में पवित्र जगह से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर इजराइल और फलस्तीन के बीच लगभग 1 महीने से हिंसा जारी है, जिस पर फिलहाल विराम लगता नहीं दिखाई दे रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद गृह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन असद के दौरे से पश्चिमी देशों की भौहें तन गई हैं। रूस सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि हमले आतंकवादियों की आड़ में असद विद्रोहियों पर किए जा रहे हैं। इस बीच मामले का राजनीतिक हल निकालने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने सऊदी अरब पहुंचकर शाह सलमान से मुलाकात की। सीरिया में बमों के बारिश करते रूसी विमानों के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा करने मॉस्को पहुंचे। गृह युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका था जब असद देश से बाहर निकले थे। जानकारों का मानना है कि असद खुद को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे साफ है कि रूस का असद पर और असद का रूस पर भरोसा है। असद के दौरे से अमेरिका की भवें तन गई हैं। दरअसल रूस और अमेरिका सीरिया में अपने हिमायती को सत्ता में देखना चाहते हैं। यानी अमेरिका असद के विद्रोहियों की सरकार चाहता है तो रूस खुलकर असद के समर्थन में है। लिहाजा ये साफ हो जाता है कि आतंकियों की आड़ में यहाँ रुतबे की जंग लड़ी जा रही है। असद को हटाने के लिए 2011 से गृह युद्ध चल रहा है और अमेरिका इन विद्रोहियों को फौजी और आर्थिक मदद दे रहा है। सीरिया में असद और विद्रोहियों के अलावा एक तीसरा धड़ा भी है जो इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिनका देश के 1/3 हिस्से पर कब्जा है, जो अमेरिका, रूस और सीरिया सभी के लिए सिरदर्द है। अमेरिका एक साल में 5000 हवाई हमले कर 10,000 आतंकी ढेर करने का दावा कर रहा है, जबकि रूस अब तक 800 हमले कर 500 आतंकियों के मारने की बात कह रहा है। अमेरिका का आरोप है कि रूस हमले की आड़ में विद्रोही सैनिकों को निशाना बना रहा है, तो रूस अमेरिका से सवाल पूछ रहा है कि एक वैध सरकार के खिलाफ विद्रोहियों को हथियार देकर मदद करना क्या हस्तक्षेप नहीं है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के विमान को निशाना न बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल दोनों शक्तियां असद और विद्रोहियों के बहाने क्षेत्र में अपने दबदबे और रसूख की जंग लड़ रहे हैं, जिसका खमियाजा निहत्थी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फलस्तीन के सेबू शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में 2 चीनी राजनयिक मारे गए हैं। पुलिस ने वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली एक महिला और उसके पति को हिरासत में लिया है।
चीन ने मामले की जांच करने की बात कही है। विश्व भर में इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा मनाया गया। इस मौके पर लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में न्याय और सत्य के लिए दिए गए बलिदान को याद किया गया। आशूरा के मौके पर इराक के करबला शहर में इमाम हुसैन के रोजे पर लाखों ज़ायरीन पहुंचे। इस मौके पर ईरान सहित अन्य देशों में भी बड़े आयोजन किए गए। लेकिन वहीं पाकिस्तान में जैकबाबाद में मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस साल आशूरे के जुलूस पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले गुरुवार को बलूचिस्तान में हुए एक धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में भी मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाया गया है कि शिया मस्जिद के सामने सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हो गए। मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदीब पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है और उन्हें जेल में रखा गया है। अब्दुल्ला यामीन पिछले महीने एक हमले में उस वक्त बाल बाल बच गए थे जब उनको निशाना बनाकर हमला किया गया था। मालदीव में जहां सत्ता की खींचतान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आमने सामने हैं, वहीं लंदन में चीन के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत परमाणु मुद्दे पर समझौता हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, जहाजरानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई समझौते हुए। यात्रा का सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और शी जिनपिंग एक छोटे पब में एक साथ फिश और चिप्स के साथ बियर का मजा लेते हुए दिखाई दिए। दुनिया के दो बड़े नेताओं के इस तरह से एक पब में एक साथ देखना लोगों के लिए बेहद हैरत अंगेज था। हालांकि इस पब में कैमरून की एक याद भी जुड़ी हुई है। यहीं पर वो अपनी 8 साल की बच्ची भूलकर चले गए थे। यूरोप में शरणार्थियों की समस्या रोज बरोज उलझती जा रही है। बढ़ते प्रवासियों की भीड़ देखकर हंगरी ने अपनी सरहदें सील कर दी तो लोग स्लोवेनिया की ओर मुड़ गए। लेकिन यहां भी सरकार की बेरुखी दिखी, लिहाजा गुस्साए हुए लोगों ने राहत शिविरों में आग लगा दी। इस बीच शरणार्थियों की समस्या सुलझाने के लिए जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल तुर्की पहुंची और यूरोपीय संघ की ओर से तुर्की को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर बातचीत की। हंगरी की सीमाएं बंद हुई तो सीरिया से निकले इंसानी सैलाब ने स्लोवेनिया का रुख किया। यहां भी सरकार ने बेरुखी दिखाई, बाकायदा फौज तैनात कर दी गई। इंसानी बेहसी के साथ अब कुदरत की मार इन्हें और परेशान कर रही है। ठंड और बारिश ने इन्हें शिविरों में ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। घरेलू मोर्चे पर आलोचनाओं की शिकार सबसे ज्यादा प्रवासियों को शरण देने का वादा करने वाली एंगेला मर्केल मसले का हल तलाशने के लिए तुर्की पहुंची। यात्रा का मकसद तुर्की में शरणार्थियों के नियंत्रण को अमली जामा पहनाने की बातचीत को आगे बढ़ाने का था। इससे पहले यूरोपीय आयोग ने ब्रुसेल्स की बैठक में शरणार्थियों के खर्चे के लिए सहायता राशि देने की पेशकश की थी। मर्केल ने इस पर किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं की। बैठक में तुर्की के प्रधानमंत्री दाऊद ओगलो ने कहा कि उनका देश कोई यातना शिविर नहीं है और सिर्फ ईयू को खुश रखने के लिए प्रवासियों को स्थायी शरण नहीं दिया जा सकता। सीरिया में गृहयुद्ध के चलते ज्यादातर लोग सीमा पार कर पड़ोसी देश तुर्की में शरण लेते हैं। अब वे भले ही यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में सीरिया से भागे 40 लाख लोगों में से लगभग आधे तुर्की में हैं। तुर्की शरणार्थियों की सबसे ज्यादा तादाद वाला देश बन गया है। 82 शहरों में सीरिया से आए 19,05,984 शरणार्थी पंजीकृत है। 10 शहरों में 25 शरणार्थी शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 2.5 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं। यानी बाकी की 16.5 लाख सीरियाई शरणार्थी शिविरों के बाहर रहने पर मजबूर हैं। इस साल के अंत तक आंकड़ा 25 लाख से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। तुर्की इन पर अब तक $6 अरब खर्च चुका है। जाहिर है कि आर्थिक बोझ से दबे तुर्की के लिए और शरणार्थियों को जगह देना मुश्किल है। ऐसे में यूरोपीय देशों की बेरुखी हालात को और गंभीर बना देते हैं।
पश्चिम एशिया के कई देश हिंसा की चपेट में हैं और सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान और अन्य देशों से पलायन के कारण दुनिया के सामने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता से जुड़े संगठनों की कोई तय आमदनी नहीं है, लिहाजा शरणार्थियों की मदद के लिए ये संगठन अपना हाथ तंग महसूस कर रहे हैं। आसमान से मौत बरस रही है, जमीन पर बम फट रहे हैं, घर बार तबाह हो चुके हैं, पलायन मुकद्दर बन चुका है और इंसानियत सिसक रही है। ये कहानी किसी एक जगह की नहीं, बल्कि सीरिया, इराक और कई अफ्रीकी देशों की हकीकत है। आश्रय की तलाश में निकले शरणार्थियों की देखभाल का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में है और उसके पास पैसे खत्म होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आगे खर्च चलेगा कैसे? 2010 में जहां औसतन रोजाना 11,000 लोग बेघर हुए, वहीं 2014 में ये आंकड़ा 42,000 हो गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विडंबना ये है कि बेघरों की तादाद 4 गुना हो गई और बजट में 10% कटौती हो गई। गौर करने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता से जुड़े संगठनों की कोई तय आमदनी नहीं है। सीरिया में मदद के लिए एजेंसियों को 1.3 बिलियन डॉलर की तुरंत जरूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 35% रकम ही जुटाई जा सकी है। संकट विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने भी है। संगठन को अकेले इराक में 60 मिलियन डॉलर चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 5 मिलियन डॉलर का ही इंतजाम हो सका है। पैसा न होने की वजह से संगठन इराक में अपने 184 क्लिनिक बंद कर रहा है। नतीजे में 30 लाख लोगों को मरहम लगाने का आसरा खत्म हो जाएगा। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि उसको आने वाले दिनों के लिए 149 मिलियन डॉलर फौरन चाहिए ताकि सीरिया के बेघरों का पेट भर सके। उसका कहना है कि उसके पास इस साल के आखिर तक ही शरणार्थियों का पेट पालने का इंतजाम है। अगर तब तक मदद नहीं आई तो शायद नतीजे दिल दहला देने वाले होंगे। बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन और रूस के बीच सीधी उड़ानें बंद होने के कगार पर हैं और जिससे हर महीने करीब 70,000 यात्री प्रभावित होंगे। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें रूसी एयरलाइंस पर पाबंदी भी शामिल है। इसके जवाब में रूस ने भी यूक्रेन की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में बुजुर्गों से भरी एक बस के एक लॉरी से टकरा जाने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दशक में फ्रांस में हुआ यह सबसे भीषण हादसा माना जा रहा है। और अब रुख करते हैं अमेरिकी देशों की ओर। कनाडा के आम चुनाव में जनता ने सत्ता की बागडोर लिबरल पार्टी के हाथों में सौंप दी है। लिबरल पार्टी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कंजर्वेटिव पार्टी को पटखनी देते हुए 184 सीटों पर कब्जा जमाया और 43 साल के जस्टिन ट्रूडो देश के नए प्रधानमंत्री बने। Sunny ways, my friends. Sunny ways. दोस्तों, ये वही है जो एक सकारात्मक राजनीति कर सकती है। ये वही है जो एक आशावादी नजरिया, मंच और टीम करके दिखा सकती है। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी में काफी पीछे चलने वाले जस्टिन ट्रूडो ने चुनाव पास आते आते जनता के बीच अप्रत्याशित लोकप्रियता हासिल कर ली। अपने युवा जोश और प्रगतिशील रवैये से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। नतीजे आए तो 10 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी काफी पीछे छूट चुकी थी। 338 सदस्यीय सदन के लिए मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी के बीच था, जहां लिबरल को 184 सीटें मिली जबकि कंजर्वेटिव के 99 उम्मीदवार जीते। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 44 सीटों पर ही सिमट गई। जलवायु परिवर्तन, इमिग्रेशन नीति और कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन को लेकर अमेरिका के साथ संबंधों पर हार्पर से अलग विचार रखने वाले ट्रूडो जनता को लुभाने में कामयाब रहे। देश को नई दिशा में ले जाने के वादे पर अमल करते हुए सबसे पहले उन्होंने सीरिया से अपने लड़ाकू विमान वापस बुलाने का ऐलान किया। ट्रूडो पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के बेटे हैं, जो 1968 में प्रधानमंत्री बने और 84 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री का बेटा होने के बावजूद जस्टिन ट्रूडो सीधे सियासत में दाखिल नहीं हुए। वे अध्यापक और बंजी जंपिंग कोच रहे।
साथ ही पर्यावरण, बॉक्सिंग और एक्टिंग तक में भी हाथ आजमा चुके हैं। ट्रूडो 2008 में राजनीति में सक्रिय हुए और 7 साल में ही अपने विरोधियों को चितकर सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। ओबामा के चेंज से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने रियल चेंज का नारा दिया। अवाम ने नारे पर विश्वास किया और देखना ये होगा कि वो अवाम की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया, लेकिन अमेरिका ने भारत की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के परमाणु समझौते से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का अमेरिका में यूएस शांति संस्थान में संबोधन के दौरान अचानक एक शख्स ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी युवक नवाज शरीफ से बलूचिस्तान प्रांत को मुक्त कराने की मांग कर रहा था। युवक का कहना था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार निर्दोष लोगों का खून बहा रही है। पिछले दिनों मैक्सिको तट से पैट्रिशिया चक्रवाती तूफान टकराया, जो मैक्सिको के इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है। इस दौरान हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही, जिसके चलते कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई। हालांकि तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मैक्सिको में तूफान से निपटने की कोशिशें तेज हो रही हैं, तो वहीं अफ्रीकी देश मिस्र में पटरी से उतर चुके लोकतंत्र की बहाली के प्रयास भी तेज हैं। मिस्र में संसद के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन मतदान काफी फीका रहा। पहले चरण में सिर्फ 26.5% ही वोट डाले गए। 2012 के बाद पहली बार यहां संसद का चुनाव हो रहा है। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 22 और 23 नवंबर को होना है। मिस्र में राष्ट्रपति होस्ने मुबारक को सत्ता से बेदखल करने के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी ने सरकार बनाई थी, जिसका बाद में तख्ता पलट कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अगले शिक्षण सत्र में विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाए जाने से साफ इनकार किया है। जैकब जुमा का यह बयान फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन के मद्देनजर आया है। दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय ने अगले सत्र से 11.5% फीस बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा था। उधर कांगो में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष ने जनमत संग्रह से पहले शांतिपूर्ण विद्रोह की अपील की है। कांगो में जनमत संग्रह हो रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि मौजूदा राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। देशव्यापी प्रदर्शन में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। उत्तर पूर्व नाइजीरिया की मस्जिदों में 2 बम धमाकों में 55 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला मैदुगुड़ी शहर में हुआ। उधर बोको हराम के लड़ाकों ने पड़ोसी कैमरन में एक शहर पर कब्जा कर लिया। हाल के महीनों में नाइजीरिया में आत्मघाती हमलावरों ने सैकड़ों लोगों की जान ली है। अब रुक करते हैं सतरंगी दुनिया की ओर और नजर डालते हैं इस हफ्ते हॉलीवुड की रिलीज होने वाली कुछ दमदार फिल्मों और एल्बम्स पर। मशहूर ब्रिटिश गायिका एडेल ने अपनी नई एल्बम 25 के नाम से रिलीज करने की घोषणा की है। एडेल इससे पहले 19 और 21 नाम से एल्बम रिलीज कर चुकी हैं। ये नाम उनकी उम्र के अनुसार होते हैं। एडेल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उनकी पिछली एल्बम ने धूम मचाकर रख दी थी। समवन लाइक यू जैसे अत्यंत लोकप्रिय गीत से सजी इस एल्बम की दुनिया भर में 3 करोड़ कॉपियां बिकी थीं। Nothing will stand in our way. स्टार वॉर्स सीरीज की अगली फिल्म द फोर्स अवेकन्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ये सीरीज की 7वीं फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर की खूब चर्चा है। सिनेमा समीक्षकों का मानना है कि इस ट्रेलर की खूबी ये है कि इसे देखकर आप कहानी का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिल्म का दर्शकों को कितनी बेचैनी से इंतजार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट जबरदस्त बुकिंग के कारण कुछ ही घंटों में क्रैश कर गई। फिल्म 17 दिसंबर को पर्दे पर होगी।
जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म को समीक्षक दिल खोल कर सराह रहे हैं। फिल्म समीक्षकों ने इसे एक्शन से भरपूर, शानदार और दिलचस्प फिल्म बताया है। फिल्म अगले सप्ताह रिलीज होगी, लेकिन इसका एक विशेष शो समीक्षकों के लिए रखा गया तो सभी ने फिल्म की खूब तारीफ की। सैम मेंडेस निर्देशित एक्शन फिल्म को कई समीक्षकों ने 5 स्टार दिए हैं। अब बात एक ऐसे बच्चे की जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते दुनिया से वो ऐसी फरियाद कर गया जिस पर लोग बेहद भावुक हैं और गुस्सा भी। दरअसल ये बच्चा यमन में एक हमले के दौरान घायल हो गया था। इलाज के वक्त वो जाने अनजाने में खुद को दफन न करने की गुहार लगा रहा था और शायद उसने ये संदेश भी देने की कोशिश की कि क्यों बिला वजह इंसानियत को दफन किया जा रहा है। मुझे दफन ना करो, मुझे दफन ना करो, यही फरियाद है इस मासूम से बच्चे की जो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अफसोस कि जिंदगी की डोर उसके हाथों से छूट गई और वो अपने वजूद की जंग हमेशा के लिए हार गया। लेकिन जाते जाते जंग के जुनूनियों के सामने ये सवाल छोड़ता गया कि क्यों थोड़े से मुफाद के लिए इंसानियत का बेतहाशा खून बहाया जाता है। आखिर क्यों रोटी का टुकड़ा महंगा लेकिन हथियार सस्ता। 13 अक्टूबर को यमन के तीसरे सबसे बड़े प्रांत तैस के एक रिहायशी इलाके में एक मिसाइल गिरती है और 6 साल का मासूम बच्चा फरीद शाउकी इसकी चपेट में आ जाता है। यूँ तो हमले में कई बच्चे घायल होते हैं, लेकिन फरीद की हालत न सिर्फ नाजुक होती है बल्कि उसकी फरियाद भी दूसरों से जुदा। फरीद के सिर और शरीर के बाकी हिस्से बुरी तरह जख्मी थे। अंदरूनी तौर पर खून काफी बह चुका था। आखिरकार लहूलुहान फरीद चल बसा। टूटती सांसों के साथ की गई फरीद की आखिरी फरियाद को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो न सिर्फ यमन बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोग हौथी विद्रोहियों और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सत्ता के लालच में आखिर कब तक मासूमों का खून होता रहेगा। जिंदगी कब तक गाजर मूली की तरह काटी जाएंगी। आबाद शहर कब तक वीरान होते रहेंगे। माँ की गोद कब तक सूनी होती रहेंगी। यमन में चल रहे गृह युद्ध में अब तक 2300 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें फरीद जैसे 500 से ज्यादा मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो ठीक से जंग का मतलब भी नहीं समझ सकते। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक फरीद की फरियाद को दुनिया नजरअंदाज करती रहेगी। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है khabarduniya@gmail.com। लेकिन जाते जाते अब आइए आपको हम छोड़ जाते हैं सैन डिएगो के सफारी पार्क में, जहां 3 दिन का नन्हा सफेद गैंडा अपनी मां के साथ अटखेलियां कर रहा है। आप लीजिए इन दिलचस्प नज़ारों का लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।